So good morning all. Welcome to Learners Academy. So the next step topic in the chapter is area between the two curves. Last जो हमने किया था लास्ट क्लास में वो ये था, है ना, एरिया अंडर ए कर्व हमने सीख लिया, तो अब एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। हालांकि एरिया अंडर द कर्व में भी इसके थोड़ी थोड़ी झलक थी, हमने देखी थी एरिया बिटवीन द टू कर्व्स की, बट इजी लेवल पे थी, डिफिकल्ट लेवल पे नहीं थी। और अभी जो है थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, दैट इज इट। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लो, बस ज्यादा मुश्किल नहीं है, सीधे अपन क्वेश्चन करते हैं फिर, है ना। एक बार रीड आउट कर लो क्या कहता है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, देखो बेसिकली द थिंग इज कि हमको दो कर्व्स का इंटरसेक्शन मिलेगा, एक कर्व ये हो गया, एक कर्व ये हो गया, ऐसा इंटरसेक्शन मिलेगा, राइट। हमको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे? सबसे पहला चैलेंज हमको ये फेस करना होगा कि रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहेगा, इन दो कर्व्स के बीच का एरिया एक्स एक्सेस से ऊपर होना चाहिए, वाई एक्सेस से इधर होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ऐसे अलग अलग बातें वो कहेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया को आइडेंटिफाई करना इज द फर्स्ट चैलेंज, पहला चैलेंज ये। दूसरा चैलेंज ये है कि जो एंक्लोज्ड एरिया है उसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उसको फाइंड आउट करना। जैसे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट होंगे तभी तो ऑर्डिनेट्स पता चलेंगे, तभी तो ऑर्डिनेट्स पता चलेंगे। चाहे से एरिया ऐसा हो, चाहे से एरिया ऐसा हो, यहाँ से भी ऑर्डिनेट्स पता चलेंगे। कुल मिला के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करना पड़ेगा, दूसरा चैलेंज, है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्व्स का क्लैश करवाएंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड। और उसमें अपन क्या करेंगे, जैसे अगर अपन एक्स एक्सिस को फ्लोर मान रहे हैं तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट निकाल के छोड़ देंगे, वाई कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे, टाइम वेस्ट होगा। और अगर अपन वाई एक्सिस को फ्लोर मान रहे हैं तो केवल वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे। ये काम अपन फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कर ही रहे थे। ठीक है, दूसरा चैलेंज ये। तीसरा और इम्पोर्टेंट चैलेंज ये है कि जब आप इसका एरिया ये निकाल रहे हो तो यू कैन सी हियर कि इस टोटल एरिया में से इस टोटल एरिया में से ये वाला एरिया माइनस हो रहा है, समझ पा रहे हो। तो ये तो आपको दिख गया, लेकिन ये टोटल एरिया जो होगा वो कौन से कर्व से निकलेगा, और जो माइनस होगा वो कौन से कर्व से निकलेगा, ये भी एनालाइज करना पड़ेगा। तो यू कैन सी y इक्वल टू एफ एक्स वाला जो कर्व है वो लार्जर एरिया देता है, चेक करो, वो बड़ा एरिया देता है। ठीक है, और y इक्वल टू जी एक्स वाला जो कर्व है वो छोटा एरिया देता है, चेक करो, दे रहा है। तो आपको ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा कर्व तो बड़ा एरिया दे रहा है और कौन सा कर्व छोटा एरिया दे रहा है, और किस कर्व के एरिया से किस कर्व का एरिया का डिफरेंस या सम या क्या करना पड़ेगा ताकि हमको हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाए। अच्छा, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स का केवल यही फिगर होगा ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ये तो एक डमी फिगर बताया है, कुछ भी बन सकता है उसका फिगर। तो इस फिगर में क्या है, बड़ा एरिया भी दिख रहा है, छोटा एरिया भी दिख रहा है, और ऑर्डिनेट्स भी दिख रहे हैं, इसलिए इसको एक सैंपल फिगर बना दिया गया है। ओके, ठीक है, चौड़ाई हम दोनों की dx लेंगे, क्योंकि ये भी एफ एक्स डी एक्स, ये भी जी एक्स डी एक्स। अगर हम एक्स एक्सिस को फ्लोर मानते हैं और वाई एक्सिस को मानते हैं तो दोनों की चौड़ाई डी वाई लेंगे। ओके, दो कर्व्स हमको गिवन होंगे, एंड इवन मोर डिफिकल्ट केस में दो से तीन कर्व भी हो सकते हैं, लाइक मिसलेनियस क्वेश्चंस में दो से तीन कर्व्स भी हो सकते हैं। वहां पे क्या करना पड़ेगा, कुछ कर्व्स का एरिया जुड़ेगा, कुछ का डिफरेंस होगा, ये भी होगा। ओके, ठीक है, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए। आ जाए हम नेक्स्ट, वो रीड आउट करते हैं। Here if the two curves y equal to fx and y equal to gx intersect each other and form an enclosed area and we are required to find that area। समझ आया? अगर दो कर्व्स इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक एंक्लोज्ड एरिया बना रहे हैं और हमको वो एरिया निकालना है, दो क्या करना है, पहला काम, वी एनालाइज विच ऑफ द टू कर्व्स फॉर्म्स द लार्जर एरिया keeping the base as x-axis and which curves forms the smaller area and which curve forms the smaller area keeping the same base as x-axis। आपने अगर बेस x-axis लिया है पहले कर्व के हिसाब से तो दूसरा बेस का, दूसरे कर्व का बेस भी x-axis लेना कंपलसरी है। यू कैन नॉट डू लाइक दिस कि इस कर्व का बेस आपने x-axis ले लिया एंड दूसरे का y-axis ले लिया, उससे कोई भी एरिया नहीं निकल के आएगा। ठीक है, आपने एक्स एक्सिस को बेस लिया, दैट मींस dx से चल रहे हो आप यहाँ पे, x x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपको दूसरे कर्व के लिए भी वही काम करना पड़ेगा। ओके ना। उसके बाद आ जाओ, टू फाइंड द एंक्लोज्ड एरिया व्हाट वी विल डू, वी फाइंड द वी फाइंड द अरे टू फाइंड द एंक्लोज्ड एरिया
वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ दोस लार्जर एंड द स्मॉलर एरिया। अब लार्जर कौन सा स्मॉलर कौन सा वो आपको सोच, अगर आपने उल्टा सोच लिया तो आपका एरिया नेगेटिव आएगा। ओके ना। अच्छा, वो कहने की जरूरत नहीं है अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो मॉडुलस लगाना है। वो कहने की भी जरूरत नहीं है कि अगर वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है और अगर आप बेस वाई एक्सिस ले रहे हो तो भी मॉडुलस लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया। तो अब देखो उस ऊपर वाले फिगर के हिसाब से ई एफ सी डी ई का एरिया निकालने के लिए ए बी सी डी ई ए का एरिया माइनस ए बी सी एफ ई ए का एरिया होगा। एक बार फटाफट से देख लो ये एरिया एज पर द फिगर। देखो हमको कौन सा एरिया निकालना है। अब देखो हमको कई बार ये काम करना होगा कि हमारे गिवन फिगर में फालतू के पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे। जैसे एफ फालतू का मार्क किया मैंने, ए डी फालतू का मार्क किया, क्यों? क्योंकि अगर मैं ये दोनों मार्क नहीं करूं तो इस एरिया का नाम क्या रखूंगा? ईसी। ईसी तो स्ट्रेट लाइन होती है ना, दो पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइंस मार्क होती है, कोई एरिया एंक्लोज एरिया मार्क नहीं होता ना। तो हमको कुछ एक पॉइंट्स फालतू रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे टू, ताकि उस एरिया का को आइडेंटिफाई कर सके, उसका नाम रख सके। तो देखो ई एफ सी डी ई, ये वाला एरिया निकालने के लिए बड़ा एरिया ई ए बी सी डी ई माइनस छोटा एरिया ई ए बी सी एफ ई। अच्छा, ऐसा भी नहीं कर सकते कि सर इन दोनों में से एक ही रख लो? अगर मैं सपोज करो डी रखता तो अब जो नीचे वाला एरिया उसको कैसे कहते हैं सोचो जरा। अगर मैं नीचे वाले एरिया को ऐसे कह दूं ई ए बी सी ई, तो आप सी से ई ऊपर से गए या नीचे से कैसे पता चल रहा है? समझ गए? देखो ई से सी स्ट्रेट तो जा नहीं रहे, ना सी से ई स्ट्रेट आ रहे। ई से सी या तो इस कर्व के थ्रू होते हुए जा रहे हैं या फिर इस कर्व के थ्रू होते हुए जा रहे हैं। तो कौन से कर्व के होते थ्रू होते हुए जा रहे हैं, इसलिए दोनों कर्व्स पे एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा मार्क करना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझे ना? कोई डाउट नहीं है। ये केवल लिखने का तरीका, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो अभी अगली बात है ना। सो फ्रॉम द फिगर इट इज वेरी मच क्लियर कि लार्जर एरिया एफ एक्स है, स्मॉलर एरिया जी एक्स है, इसकी लिमिट ए टू बी है। अच्छा हाँ, लिमिट डिफरेंट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बड़े एरिया की लिमिट ए टू बी है तो छोटे एरिया की लिमिट भी ए टू बी होगी, या इसकी ए टू बी है तो उसकी भी ए टू बी होगी। वो फिगर टू फिगर चेंजेस हो सकते हैं। द कांस्टेंट थिंग इज कि ये dx है तो ये dx होना चाहिए। यानी बेस अगर आपने एक्स एक्सिस डिसाइड किया तो दोनों के लिए बेस एक्स एक्सिस डिसाइडेड होना चाहिए, या बेस वाई एक्सिस डिसाइड किया है तो वाई एक्सिस। ये एफ एक्स जी एक्स ऑब्वियसली अलग अलग मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, एफ एक्स जी कहाँ से पता चलेगा? अगेन चैप्टर नंबर 11 एंड 10 ऑफ योर क्लास 11th। स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शंस, पैराबोला, सर्किल, यही सब मिलेंगे। उन्हीं को एनालाइज करना है, उन्हीं से इक्वेशन बनेगी। ठीक है, कई बार साफ साफ गिवन होगी, कई बार हमको बनानी होगी। लिमिट जो है वो अब इस फिगर के हिसाब से सेम है, ए टू बी इस फिगर के हिसाब से, लेकिन वो अलग अलग भी हो सकती है। अभी पहले दूसरे क्वेश्चन में पता चल जाएगा। ओके, नोट करो, नोट डाउन करके लिखो क्या कहा उसने। टू फाइंड द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ और अदर वर्टिसेस ऑफ द enclosed area, we will be required to solve the intersection of two or more curves using their equations। वही जो स्टार्टिंग में मैंने बात कही कि आपको क्लैश करवाना है दोनों इक्वेशंस का, ताकि आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाए। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल क्यों ढूंढ रहे हो आप? लोअर एंड अपर लिमिट निकालने के लिए एंक्लोज्ड एरिया के इंटीग्रेशन के लोअर डेफिनेट इंटीग्रल्स के लोअर और अपर लिमिट्स निकालने के लिए हम ये काम करें। दैट इज इट। चलें सीधे एक्सरसाइज, है ना। आइए, पहला क्वेश्चन, ट्राई टू फॉर्म द फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रफ शीट निकालो, एक पेन निकालो फटाफट। रफ शीट और पेन निकालो क्विक। फिगर फिगर बना के दिखा दो मुझे, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज नंबर 8.2, ट्राई टू ड्रॉ द फिगर। क्वेश्चन पढ़ो और एंक्लोज एरिया कौन सा होगा, इंक्लोज एरिया कौन सा होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट कौन सी होगी, इसका रफली फिगर बना के दिखाओ मुझे तुम। है ना, देखो एक सर्किल है, एक पैराबोला है, और पैराबोला कैसा है? अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, यस करेक्ट। ठीक है, अब इसमें एरिया एंक्लोज कौन सा हो तो बताओ। ऊपर वाला। नहीं, ऊपर में भी बहुत सारे एरिया हैं, ऊपर में भी तो बहुत सारे एरिया हैं। उसमें से एंक्लोज्ड एरिया कौन सा होगा? ये वाला एरिया। ठीक है ना कि ये वाला एरिया, क्योंकि ये वाला एरिया में तो केवल पैराबोला आ रहा है, केवल पैराबोला आ रहा है, सर्किल नहीं आ रहा है ना। लो, ठीक है। सो लेट्स सी, दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशंस गिवन है ना, पैराबोला भी स्टैंडर्ड है और सर्किल भी स्टैंडर्ड। सर्किल तो खैर हम वैसे भी कोई सा भी बना सकते हैं,
इतना सीखा है अपन ने, सर्किल को ऐसा ही बनाना सीखा है, पर पैराबोला तो स्टैंडर्ड ही सीखा है ओनली, है ना। तो स्टैंडर्ड पैराबोला वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की मदद के बिना नहीं बन सकता, तो बनाना ही पड़ेगा। ओके, सबसे पहले सर्किल बना दें। सो लेट्स सी सर्किल ऐसा। अच्छा सर्किल देखो, 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9। आपको एक हिंट दी थी क्लास 11th में कि अगर x और y की लीनियर टर्म्स मौजूद नहीं है तो उस सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे आएगा। जैसे इसमें अगर लीनियर टर्म्स होती हैं लाइक 2x या 3y, ऐसे कुछ लीनियर टर्म्स होती हैं, x और y की लीनियर टर्म्स होती तो ये सेंटर ओरिजिन पे नहीं आता। अभी इसका सेंटर ओरिजिन पे आएगा। सर कैसे पता चल रहा है? देखो, ये तो हो गया एक शॉर्टकट तरीका कि एक्स और वाई का अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब बेसिक तरीका क्या है, कैसे पता करते हैं? सो लेट्स से मैंने इक्वेशन ऑफ द सर्किल लिखी, मैंने यहाँ पे हेयर इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज गिवन एज of the circle is given as, equation of the circle is given as, let's say what is the equation given, 4x square plus 4y square equal to 9. This is the equation given. First of all मैं 4 को कॉमन लेके उधर भेज दूं, तो it is like x square, और x स्क्वायर को भी मैं x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, समझे, y स्क्वायर को भी मैं y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4 उधर गया, दैट इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर. So comparing it with the standard form of the equation of a circle, which is x minus h का whole square plus y minus k का whole square equal to r square. यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो we get h k and r, और जो एच के एन आर होते हैं वही तो रेडियस एंड सेंटर देते हैं सर्किल का, देते हैं ना। इतना आपने सीखा है क्लास 11th में, है ना। वी गेट, देखो एच जीरो के जीरो, ओरिजिन 0 0 आया एंड रेडियस है, वी गेट एच कॉमा के इक्वल टू 0 0 ये तो हो गया सेंटर, और रेडियस कितना हो गया 3/2 यूनिट्स। सो टेल मी, सेंटर एंड रेडियस पता चला, उसके मदद से मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ। यानी 3/2 यूनिट्स इधर जाना है, 3/2 यूनिट्स इधर जाना है, ऊपर और नीचे भी 3/2 जाना है। ओके ना, 3/2 नापने नहीं बैठना, वो अंदाजे से बनाना। ओके ठीक है, अंदाजे से आपको एक सर्किल बना देना। सो लेट्स से ये 3/2 3/2 3/2, तो अगर ये 3/2 है तो टेल मी सर्किल का इंटरसेक्शन कहाँ का होगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3/2, 0। कई बार कुछ पॉइंट्स काम के नहीं होते लेकिन फिर भी मार्क कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा आगे का दिमाग चलना शुरू हो जाता है। ये 3/2, 0, ये थोड़ा सा हालांकि सिमेट्रिक नहीं बनाया मैंने, पर ठीक है चला लो। अभी तो 3/2, 0, या फिर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, 3/2, 0 सिमेट्रिक बनेगा, है ना। एक्स एक्सिस बाय एक्सिस से वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा भी। ठीक है, जितना इधर उतना उधर। ओके, 3/2, 0 इधर वाला बताना, लेफ्ट साइड वाला -3/2, 0, और ऊपर नीचे 0, 3/2 एंड 0, -3/2। चलो एक काम तो ये खत्म, सेंटर ओरिजिन है ही सही 0, 0। ठीक है, ओ, इसका नाम है ओ, और अभी देखते हैं हम इनमें से कौन सा पॉइंट काम आता है, उसका नाम रख देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये तो सर्किल का काम तो खत्म यहाँ पे। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन एज, parabola is given as, so tell me equation of parabola is given what, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इसको कंपेयर करूंगा तो ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला से कंपेयर होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर हो रहा है। यहाँ से a की वैल्यू भी निकल सकती है, 4ay नॉट x, 4ay से कंपेयर हो रहा है, यानी कि x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव, तो इन तीन कोनों को मिलाऊंगा तो ऐसे अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। यहाँ से आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हो, a की वैल्यू 1 निकल रही है ना। a की वैल्यू 1 निकल रही है, a उसकी फोकल लेंथ होती है जो 1 आ रही है, लेकिन उसकी कोई जरूरत मुझे है नहीं, इस a की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। बस मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y को एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेयर किया, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि द पैराबोला इज ए अपवर्ड
फेसिंग पैराबोला, क्योंकि ये नहीं पता चलेगा कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है या राइटवर्ड है, तो कुछ भी आगे नहीं निकाल सकते, समझ गए? अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ये पता चल गया मुझे, ओके ना? जैसे मुझे ये पता चला तो मैं बना देता हूँ एक बार अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। सो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और उसका जो वर्टेक्स होगा वो तो ओरिजिन होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई पैराबोला हमारे कोर्स में है ही नहीं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं होता। हमेशा ओरिजिन से पास थ्रू होते हुए पैराबोला ही हमारे कोर्स में है 11th एंड 12th में एनसीईआरटी में, तो वो ऑब्वियसली यहीं से पास थ्रू होता हुआ होगा। वैसे तो पैराबोला कहीं से भी वैसे पास थ्रू होता जा सकता है, बट वो हमारे कोर्स में नहीं। ओके, अब इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया, दैट मीन सर्किल और ये ग्रीन, ये रेड और ग्रीन के बीच का एरिया ही है जो अपने को आइडेंटिफाई करना है एंड फाइंड आउट करना है। वो आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया, दैट एरिया, ओके। अच्छा, एक चीज और सुनो, ये लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बराबर है या नहीं है? सिमेट्रिक है या नहीं है? सर्किल भी राइट साइड लेफ्ट साइड सिमेट्रिक है, पैराबोला भी राइट साइड एंड लेफ्ट साइड सिमेट्रिक है। तो मैं क्यों दो एरिया को निकालूं और शेड करूं और निकालूं? मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेता हूं और उसका क्या कर देंगे, डबल। उसका क्या कर देंगे, डबल। यस, ये एरिया इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। ये हमारा टारगेट हो गया। बस ये एरिया निकल जाए तो हम रिक्वायर्ड एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस एरिया मैं शेड कर देता हूं, दिस दिस एंड दिस। तो इनका नाम रख देते हैं, ओ तो रख दिया। इस पॉइंट के नाम, इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, सो लेट्स मार्क इट ए, देन लेट्स मार्क इट बी, एंड लेट्स मार्क इट सी। अच्छा, आप इसको सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस भी बना सकते हो, है ना? वाई एक्सिस को बेस लेके भी बना सकते हो और एक्स एक्सिस को बेस लेके भी एरिया निकाल सकते हो। अब पहला इक्वेशन है तो लेट्स टेक एक्स एक्सिस एज द बेस। अब मुझे पहले तो ये बताओ ये एरिया कैसे निकले। अच्छा, इसको अभी मार्क तो करना पड़ेगा ही, है ना? इसको भी मार्क तो करना पड़ेगा ही। तो ए बी सी डी, ओके। हाँ बताओ, तो कैसे ये एरिया निकल सकता है, कौन से कर्व से कौन सा कर्व का एरिया माइनस हो ताकि ये एरिया निकले? अब ये निकालना है, ये सोचना है मेन चीज। हम्म। हम्म। सर्किल माइनस पैराबोला। देखो, सपोज करो एक्स एक्सिस को बेस मान रहे हो तो परपेंडिकुलर ऐसे खींचनी पड़ेगी, और अगर आप वाई एक्सिस को बेस मान रहे हो तो परपेंडिकुलर ऐसे खींचनी पड़ेगी। अगर आप एक्स एक्सिस को बेस मान रहे हो तो समथिंग माइनस समथिंग होगा, और अगर आप वाई एक्सिस को बेस मान रहे हो तो समथिंग प्लस समथिंग होगा। देखो, यहाँ पे तो माइनस करना पड़ेगा। देखना ध्यान से, मैं शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पूरे एरिया से, इस पूरे एरिया से अगर मैं ये एरिया माइनस कर दूं तो ये येलो एरिया निकलेगा। ये तो जब एक्स एक्सिस को बेस ले रहे हैं, एंड लेट्स से अगर वाई एक्सिस को बेस लेते तो परपेंडिकुलर ऐसे खींचते, और फिर ये दोनों एरिया को ऐड करते। इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक्सिस को बेस ले रहे हैं तो ऐड करने की जरूरत पड़ रही है, एक्स एक्सिस को बेस ले रहे हैं तो कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो जब आप बेस चेंज करते हो तो एनक्लोज्ड एरिया की डेफिनेशन भी बदल जाती है। इसमें समथिंग माइनस समथिंग से आ रहा है, उसमें समथिंग प्लस समथिंग से आ रहा है। चलो जी, तो हम एक्स एक्सिस को बेस मान रही हमने डिसाइड कर लिया। डिसाइड कर लिया तो अब हमको ये एरिया चाहिए माइनस। अब आप खुद सोचो, जब आप ये बड़ा लार्जर एरिया निकाल रहे हो तब आपको जीरो से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है, और जब आप स्मॉलर एरिया निकाल रहे हो, जब आप स्मॉलर एरिया निकाल रहे हो तो आपको, तो भी आपको इसी पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है, यानी एक ही तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। इस एरिया के अंदर अंदर सारा काम हो जाएगा। देखो, मैं इसकी बाउंड्रीज खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, बताओ। इसके अंदर अंदर सारा काम हो जाएगा ना? मेरे को ए तक जाने की जरूरत है क्या? जरूरत है क्या ए तक जाने की? नहीं है ना? मेरा काम बी तक हो जाएगा। बड़े एरिया को भी बी तक निकालो, छोटे एरिया को भी बी तक निकालो, और उसको कर दो माइनस। समझ आया? यानी बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे टू फाइंड द लिमिट्स। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे तभी नीचे के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता चल पाएंगे। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? इन दोनों कर्व्स का, देखो बी पॉइंट जो है किस किस का क्लैश है, सर्किल का और पैराबोला का क्लैश है। तो सर्किल की इक्वेशन आपने ऊपर लिखी है, 4x² + 4y²। लेट्स मार्क इट इक्वेशन नंबर 1, एंड लेट्स मार्क इट दिस इक्वेशन नंबर 2। अब सुनो, आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है या वाई कोऑर्डिनेट? पहले एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि आप एक्स एक्सिस को बेस मान रहे हो, तो आप एक सब्स्टिट्यूशन ही कुछ ऐसा करो ताकि वाई कोऑर्डिनेट एलिमिनेट होकर एक्स कोऑर्डिनेट में चली जाए सारी इक्वेशन और सीधा एक्स निकले। वाई निकाल के क्यों टाइम वेस्ट करना? तो मैं क्या करूंगा, वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। वाई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, टेल मी। मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन नंबर 2 में से वाई की वैल्यू निकालूंगा। वाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ? x² / 4, y =
एक्स स्क्वायर बाय, और ये वाली वैल्यू जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, ये वाली वैल्यू में डाल दूंगा इक्वेशन में, इसी को ले लेंगे अपन इक्वेशन 2। ओके, ठीक है। सो नाउ पुटिंग पुटिंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1 वी गेट। सो लेट्स ट्राई टू पुट द वैल्यूज। सो इक्वेशन 1 कैसे हो जाएगी, देखो इक्वेशन 1 विल बी समथिंग लाइक दिस, 4x² नो चेंज, 4x² नो चेंज, प्लस 4 एज इट इज, वाई का स्क्वायर करना है, तो वाई की वैल्यू क्या है, x² बाय 4, उसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, वाई का स्क्वायर करना है, इक्वल टू 9। चलो इसको सॉल्व करें। सो इट इज लाइक 4x² प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 9, 4 से 1, 4 से 4 टाइम कट गया, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 4 जा 16x², फिर 4 कट जाएगा एंड 4 उधर 9 4 जा 36। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है, ये कोई ऐसी इक्वेशन नहीं बनी जो मुझसे सॉल्व हो सकती है। थोड़ा अरेंज कर दूं तो इट इज लाइक एक्स टू द पावर 4 प्लस 16x² इक्वल टू 36, ओ माइनस 36, माइनस 36, माइनस 36 इक्वल टू 0, कुछ ऐसी इक्वेशन बनी बेटा, है ना। अब ये इक्वेशन हमारे कोर्स में कभी भी नहीं आई ऐसी पावर 4 वाली, बट इस टाइप की इक्वेशन को फिर भी हमने सॉल्व किया, अगर आप याद कर पा रहे हो तो। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कोई तीसरा वेरिएबल ले लेंगे लाइक टी, एक्स स्क्वायर को कोई तीसरा वेरिएबल ले लेंगे लाइक टी। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी ले लूँ, ठीक है, यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, टेकिंग एक्स टू द पावर 4 प्लस 16x² माइनस 36। क्या इक्वेशन बनी बताओ, एक्स टू द पावर 4 प्लस इक्वल टू 0। सो टेकिंग, क्या किया मैंने, टेकिंग x² इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये अगर मैंने किया, इक्वेशन नंबर 1 है ये, तो इक्वेशन नंबर 1 फिर क्या हो गई हमारी, किस तरीके से चेंज हो गई, एक्स टी का स्क्वायर है, राइट, क्या बन गई वो, टी का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को आपने टी लिया तो 16t, टी का स्क्वायर प्लस 16t माइनस 36 इक्वल टू 0। अब तो बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले तो नहीं थी, अभी तो बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं ना किसी भी मेथड से। तो बोलो 36 बनाना है, 16 बनाना है, कैसे करोगे, 12 3 या 36 नहीं, 9 4 या 36 नहीं, तो 18 2 या 36। ओके, सो टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 2t, 18 माइनस 2 16 होता है, बोलो 16। ओके, सो यहाँ से t कॉमन लेके t प्लस 18, वहां से माइनस 2 कॉमन लेके अगेन t प्लस 18 इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज t प्लस 18 कॉमन एंड t माइनस 2 कॉमन इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज t जो है वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ से t की वैल्यू +2, दिस इज पॉसिबल। अच्छा, टी की वैल्यू को डी सब्सटीट्यूट कर दूं तो टी की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर, क्या थी, एक्स स्क्वायर। इज दिस पॉसिबल कि एक्स स्क्वायर माइनस 18 आ जाए, रिजेक्टेड केस, रिजेक्टेड, है ना, नॉट पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो द पॉसिबल केस इज कि एक्स स्क्वायर को क्या ले लूं मैं, 2, अगेन एक्स स्क्वायर को 2 लोगे तो एक्स की अगेन 2 वैल्यूज आएंगी, ऐसा नहीं है कि एक केस रिजेक्ट हो गया तो एक्स की एक ही वैल्यू आएगी, अगेन अगर वो केस रिजेक्ट नहीं होता तो एक्स की 4 वैल्यू आती, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, बट एक केस रिजेक्ट हो गया तो अब 2 ही वैल्यू आएगी, एक्स इक्वल टू प्लस और -√2। अब ये जो वैल्यू आई है ये आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दे रहे हैं, तो हमारा फिगर शायद वहां से डिलीट हो गया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर चल जाता है तो, नहीं तो फिर हमको फिर से बनाना पड़ेगा, देखते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस और -√2 आ गया, ठीक है।
सो थोड़ा सा लेंदी काम तो है इस एक्सरसाइज में, दैट आई एग्री। ओके। तो वी डू नॉट हैव द फिगर नाउ। सो याद कर लिया ना क्या था, एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, +-√2। ठीक है, फटाफट से क्विकली एक रफली फिगर बनाते हैं, इसको बंद करके फिर चलाता हूँ। ठीक है, फटाफट से बना देते हैं रफली। दिस इज द सर्किल एंड दिस इज द पैराबोला। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा। अच्छा, इसका नामकरण क्या था अभी याद करो, ये तो था ओ, 0,0। ए कौन सा माना था हमने, ये जिसकी जरूरत पड़ी नहीं है ना, 3/2, बाकी के नहीं मार्क कर रहा मैं। हाँ, बी, बी की जरूरत पड़ी थी है ना। तो बी के एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गए, √2 एंड +√2 एंड -√2। तो +√2 इधर होगा एंड -√2 इधर होगा, नीडलेस टू से है ना, बताने की जरूरत नहीं। ये तो हो जाएगा √2 कॉमा समथिंग, कोई वाई होगा मुझे नहीं पता, कोई वाई होगा मुझे नहीं पता है ना। और इसका नाम क्या रखा था अपन ने, ए बी सी, इसका नाम सी रखा था। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0,3/2। और इसका नाम हमने डी रखा था। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, टेल मी, -√2 कॉमा वाई, क्योंकि एक √2 आया और एक -√2 आया। ठीक है, डन, इतना हो गया। चलो अब इंटीग्रेशन पार्ट शुरू करें। अच्छा, शेडेड एरिया फिर से एक बार मार्क कर दो, क्या था ये वाला, दिस इज द शेडेड एरिया जो हम निकालने वाले हैं। फाइन, परपेंडिकुलर हमने ये बनाया था। अच्छा, बी से फिर नीचे के कोऑर्डिनेट्स पता लगो, है ना। लेट्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको पी मार्क कर दो, पी, पी फॉर परपेंडिकुलर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बोलो, √2, 0। उधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अपन सिमेट्रिक निकालेंगे इधर उधर, तो अपन एक ही निकालेंगे, तो उधर ड्रॉ ही क्यों करें, जब निकाल ही नहीं रहे तो ड्रॉ क्यों करें। चलो फाइनली अपन निकालना शुरू करें अब एरिया। अब अपन को एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सिंस सिंस द सर्किल। अच्छा उससे पहले, सॉरी, उससे पहले हमको कोऑर्डिनेट्स मार्क करना, अभी तो एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास है ना। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पॉइंट बी, है ना। कोऑर्डिनेट्स की जगह भी आप एक्स कोऑर्डिनेट्स डाल दो, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एक्स कोऑर्डिनेट्स ओनली ऑफ द पॉइंट बी, आर, आर +√2 एंड -√, नहीं पर बी के तो +√2 ही होंगे ना, बी के तो क्या होंगे, +√2। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एक ही है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी इज व्हाट, +√2। hence hence the coordinates of point P, the coordinates of the P क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, ऑफ द, ये अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, the coordinates of the foot of the perpendicular P, foot of the perpendicular P, that is P, are what, √2, 0। ये इंफॉर्मेशन देने के बाद फिर अब अपन लिखेंगे, नाउ सिंस द सर्किल, नाउ since the circle and the parabola are are symmetric on the left and the right side of y-axis, on the left and left and right side of y-axis, left and right side of y-axis. So required area, so required एरिया को हाल फिलहाल में ए मार्क कर दूं, ए,
रिक्वायर्ड एरिया ए विल बी, वैसे रिक्वायर्ड एरिया का नाम क्या है देखो, ओ बी सी डी ओ। तो ए क्यों मार्क करो, जब मार्क हो रहा है तो फिर नाम लिखो, है ना। रिक्वायर्ड एरिया दैट इज एरिया, अगर नाम नहीं लिख पा रहे हो उसका किसी भी कारण से तो आप ए मार्क कर सकते हो, है ना। रिक्वायर्ड एरिया दैट इज ए आर ओ ए, नहीं ओ बी, नॉट ए, ओ बी सी, ओ बी सी डी ओ, ओके। ओ बी सी डी ओ, ओ बी सी डी ओ, ये एरिया निकालना है। और ये एरिया कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ बी सी ओ, ओ बी सी ओ, ओके। अब ओ बी सी ओ कैसे निकलेगा, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे। अब ओ बी सी ओ कैसे निकलेगा, समथिंग माइनस समथिंग। तो लार्जर एरिया क्या हो रहा है, ओ पी बी सी ओ, ओके। ओ एरिया ओ पी बी सी ओ। अब स्मॉलर एरिया कैसे, ब्लू वाला करके एरिया कैसे निकलेगा, ओ पी बी ओ, ओ पी बी, फाइन। सारा काम कंप्लीट। अब इस एरिया को क्या लिखेंगे अपन, अपन ने वो जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखा था वहां पे मार्क नहीं किया अपन ने, अपने को लिखना पड़ेगा सर्किल की, सर्किल ऊपर है तो उसको एफ एक्स ले लेते हैं, पैराबोला नीचे है तो उसको जी एक्स, वैसे तो किसी को कुछ भी ले सकते हो। तो अपन ने सर्किल की इक्वेशन जहां से लिखी थी वहां से वाई की वैल्यू निकालनी है। सर्किल की इक्वेशन क्या थी, टेल मी यहाँ पे, 4x² इक्वल टू 9। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है अपने को, कैसे निकलेगी बताओ, y इक्वल टू, या वाई स्क्वायर निकाल लो पहले, इक्वल टू 9, 9 माइनस 4x², यानी 9/4, नहीं नहीं 9/4, एक मिनट, 4y² की अच्छा 9 - 4 आएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस 4x²/4, ऐसे होगा। और वहां से y की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, इस पूरी चीज का अंडर रूट, दैट मीन्स 1/4 का अंडर रूट क्या होता है, 1/2, 1/2 अंडर रूट 9 - 4x², डन। तो यहां से मुझे एफ एक्स मिल गया, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, और दिस इज आवर एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या हो गया, 1/2 √9 - 4x²। सिमिलरली सिमिलरली पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, टेल मी, पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, x² इक्वल टू 4y, वहां से भी y की वैल्यू निकालो क्योंकि आपने बेस एक्स एक्सिस को लिया है। तो y इक्वल टू x²/4, तो और करके मैं इसको जी एक्स मान सकता हूँ, ये फंक्शन मिल गया, y की वैल्यू आ गई यानी फंक्शन ऑफ x मिल गया, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू x² बाय, ओ जी एक्स, नॉट एफ एक्स, एक को एफ एक्स माना तो एक को जी एक्स, इक्वल टू वॉट, x²बाय। सो दोनों फंक्शन आइडेंटिफाई हो गए, दोनों फंक्शंस हमारे आइडेंटिफाई हुए। सो आ जाओ अब यहाँ पे, ये आपको उसी समय कर देना है, वहां वहीं पे जब अपन ने इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड इक्वेशन ऑफ ये डाली उसी समय अपने को ये y की वैल्यू निकाल, पहले डिसाइड कर लेना, एक्स एक्सिस को आपने बेस लेना है तो चलो यहाँ से y की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं उसको एफ एक्स और इसको जी एक्स। और अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया कि y एक्सिस को आपको बेस मानना है तो फिर x की वैल्यू निकालो, y की नहीं निकालनी, x इज ए फंक्शन ऑफ y बना। चलो इधर आओ। सो 2 बड़े एरिया का, बड़े जो एरिया है उसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन, डेफिनेट इंटीग्रल 0 to √2, टेल मी, 0 to √2, डेफिनेट इंटीग्रल 0 to √2, और बड़ा वाला जो कर्व है उसको एफ एक्स माना है आपने, एफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस। छोटे एरिया में भी 0 to √2 आ रहा है, मैंने क्या कहा, लिमिट चेंज हो सकती है अलग अलग क्वेश्चन में, हालांकि इसमें नहीं हो रही है, इसमें सेम रह रही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू, डन, समझ आया। और उसका भी फिर दुगना, उसका भी क्या, दुगना, तो ट्वाइस इंटू। तो देखो अगर लिमिट सेम है, अगर लिमिट सेम है तो मर्ज कर दो फंक्शंस को, ठीक है, या एक बार लिख लो फिर मर्ज कर दो, ये चलो मर्ज कर ही दो एक बार में, है ना। तो फिर तो ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, ट्वाइस ऑफ 0 to √2, टेल मी, एफ एक्स की वैल्यू 1/2 इंटू √9 माइनस √4x, ठीक है, माइनस जी एक्स की वैल्यू x² बाय 4, ठीक है ना, इस पूरे का dx, ठीक है। चलो अब इंटीग्रेशन पार्ट शुरू करें, इसके बाद केवल इंटीग्रेशन पार्ट है, टू तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ये तो स्टैंडर्ड से सॉल्व होगा और वो आसानी से सॉल्व होगा, करें। चलो तो आ जाओ, टू तो बाहर रहेगा ही रहेगा, आ जाओ, उसके बाद ब्रैकेट लगा देते हैं,
क्या था सबसे पहले? 1/2। 1/2 लिख दूं? पहले वाले इंटीग्रल के लिए 1/2 था ना। चलो जी, अब उसका इंटीग्रल क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटीग्रल बताओ। √9 - 4x² को कैसे करोगे, सोचो जरा। साइन इनवर्स। अभी लास्ट एक्सरसाइज में किया है। 1/2 ये पूरा तामझाम भूल गए। लेकिन उसमें x² का कोएफिशिएंट 1 रहता था, यहाँ 4 है, तो उस 4 को बाहर निकालना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा काम अभी इसमें और भी बाकी है। देखो कैसे। 2 इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन 1/2 में से, इसमें से 4 बाहर आएगा तो 2 बन के बाहर आएगा। समझ आया? इसमें से 4 जब बाहर कॉमन लोगे तो क्या बन के बाहर आएगा? 2। तो 2/2 कट जाएगा, 9 बस कट जाएगा। हम समझ गए ना। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो 2 बन के तो बाहर कट जाएगा वो। तो इट इज लाइक 1/2, 1/2 इंटू 2 तो बाहर आके कट गया, ठीक है। और फिर रूट के अंदर क्या बचा? 9/4 को क्या लिख सकता हूँ? 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। डन। समझ आया? और ये 2 से 2 कट गया, हो गया। और बाकी को तो छेड़ना नहीं है, x²/4 को x², ठीक है, इस पूरे का dx। डन। समझ आया ना। ओके चलो अब करते हैं सॉल्व। तो 2 अच्छा लिमिट वही 0 से लेके √2। तो 2, अब आ जाओ 0 से लेके √2 की डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट को सॉल्व करते हैं। अब बताओ क्या होगा। सबसे पहले लिखते हैं अपन 1/2, वो का वही तामझाम सेम, यानी वही 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4 माइनस x², ठीक है ना। देन प्लस फिर क्या लिखते हैं? a²/2। क्या लिखते हैं? a²/2। तो a² a क्या है? 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4 डिवाइडेड बाय 2 भी करेंगे तो 9/8। उसके बाद, साइन इनवर्स x/a। नहीं, नेगेटिव में आता है a² माइनस x²। पॉजिटिव में कब से आने लग गया? साइन इनवर्स x/a, a√a² माइनस x, ठीक है। 9/8 पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किया तो बेटा सर्कल की इक्वेशन से। 3 दिन पढ़ाई नहीं करी बिल्कुल भी। 9/8 साइन इनवर्स x/a, तो x/a, a की वैल्यू 3/2। ओके, ये तो केवल इसका काम सॉल्व हुआ है अभी, है ना। माइनस माइनस x²/4 का भी करना पड़ेगा। तो 1/4 तो एज इट इज छोड़ दो, और x² का क्या बनता है? x³/3। सो मैं इसको 1/12 x³ लिख दूं या x³/12 लिख दूं? x³/12। सारा काम कंप्लीट है ना। अब लिमिट लगा दो 0 से लेके √2। चलो जी, तो पहले √2, तो सबसे बाहर है ही सही। पहले आप इसमें रखिए तसल्ली। अच्छा 3/2 को भी सॉल्व करके 2/3 लिख दूं मैं। 2/2x/3, ठीक है। अब आप √2 रखोगे जब आप यहाँ पे, तो देखो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। तो 9/4 माइनस 2 करना, चलो रखो, रखते जाओ। 1/2 √9/4 √2 का स्क्वायर 2। तो सॉल्व करो कितना आएगा ये? 4 2 8, 8 यानी कि 9 - 8 1/4 √1/4, तो √1/4 यानी कि 1/2। डन। प्लस इधर रखो √2, तो 2√2/3। साइन इनवर्स 2√2/3 कुछ होता है क्या? हम्म। अब देखो गलती कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पे जो ये 4 कॉमन लिया, तो 4 कॉमन लिया, तो ये 1/2 से कट गया। एक मिनट रुको। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 4 को कॉमन ले लूँ तो ये पूरा कट के क्या हो जाएगा? 9/4 माइनस x², रूट ऑफ 9/4 माइनस x² हो जाएगा ना, fx। ये लिमिट सही सॉल्व की, ये फंक्शन सही सॉल्व किया है क्या मैंने? एक बार देखो। क्या है हमारे पास? 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9। 4y² की वैल्यू बोलो 9 माइनस
4x², 4 इधर जाएगा, इधर से आ जाएगा, है ना, इस पूरे का रूट हो जाएगा। ओके, सो इट इज लाइक 9 - 4x² / 2। ठीक है, इसका रूट, ऊपर से मैंने क्या कर दिया, 4 को कॉमन ले लिया, तो क्या आया, 9/4 -x²। ठीक है, इसका तो हो गया रूट, नीचे /2, तो 4 का रूट 2 होता है, 2 से 2 कट गया, तो √9/4 - x, ये लिखा है अपन ने, √9/4 - x², y की वैल्यू √9/4 - फिर ये 1/2 कहाँ से आया, नहीं ये इसके इंटीग्रल से आया, ये इसके इंटीग्रल। हाँ, नहीं, हाँ एक आया प्रियांशु, कौन आया, बैठा है। हाँ बताओ, 1/2 9/, फॉर्मूले में से है ना, तो √2 यहाँ पे, यानी कि हमने सही डाला है यहाँ पे, लेकिन 9/8, चलो एक बार रखते हैं, 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 क्या होता है, कुछ होता है, साइन इनवर्स की वैल्यू 2√2/3 मिलती है कभी, देन माइनस, इधर √2 रखो, √2 का क्यूब क्या होगा, 2√2/12। ठीक है, ये तो हो गया केवल, ये तो हो गया केवल √2 रखने का काम। ओके, अब जीरो रखो, अब जीरो रखो एक बार, सो जीरो रखेंगे, तो ये जीरो हो गया, 9/4 का रूट क्या होता है, 1/2 × 3/2 प्लस 9/8, जीरो यहाँ रखो, तो साइन इनवर्स जीरो तो जीरो, ये जीरो खत्म हो गया, माइनस वो जीरो खत्म हो गया, जीरो का क्यूब/12। तो अब हमारे पास केवल और केवल ये एक्सप्रेशन बचा है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार, 2 सबसे बाहर, 1/4 प्लस 9/8, हो सकता है कि साइन इनवर्स में आ रहा है आंसर, फिर नहीं तो उस पर दिमाग लगाते हैं, 2√2/3 माइनस 2 इसको काट दो 2 से 6 टाइम्स, सो इट इज लाइक √2/6, √2/6। ओके फाइन, माइनस इट इज लाइक 3/4, और वो तो जीरो हो ही चुका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट, 1/4 - 3/4 करो, और -√2/6 भी करो, और फिर 2 से दुगना भी करो, तो 1/4 - 3/4 इज -2/4, -2/4 यानी कि -1/2, एंड देन -√2/6, देन 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, पीछे देखो साइन इनवर्स में आ रही है आंसर, तो आ जाओ 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, लगे हाथ, -1 -√2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, तो बाकी सब सॉल्व हो चुका है आपका, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, पीछे साइन इनवर्स में आ रहा है आंसर √2/, तो एलसीएम लो ना भैया, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 2√2/3 तो रहेगा ही रहेगा, इसका 3 एलसीएम मत लेना, 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12, 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, तो 4 3 जा 12 होता है, 9 3 जा 27 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस 3 4 जा 12 होता है, सो इट इज लाइक 4√2 -12, अब मैच करो, और 1/12 सबसे बाहर, हम्म, ओनली, ओनली √2/6, प्लस का या माइनस का देखो, कौन सा क्वेश्चन है, √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स, ये तो अपना ये वाला एक्सप्रेशन तो अपना मैच कर गया, अब ओनली √2/6 है, -1/2 नहीं है। पकड़ो, तो यानी कि इसको एलसीएम तो लेना नहीं है ना, तो हमारा आंसर एक बार में सेव कर लेते हो यहाँ तक, है ना, तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, क्योंकि 2 साइन इनवर्स 2√2/3 सॉल्व नहीं होता, इसलिए एरिया इसी फॉर्म में आ रहा है।
अब हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना चाहें तो ये दोनों माइनस है, माइनस कॉमन ले लें। सो 3 को एलसीएम ले सकते हैं ना। सो 3 एलसीएम ले लूँ तो 3 प्लस √2/3, लेकिन उधर क्या आ रहा है, √2/6, यानी कि इधर इसकी वैल्यू 2√2 आनी चाहिए। यहाँ पे ये 2√2/6 हो तब जाके ये -√2/6 और +√2/, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई भी तो है, तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक। √2 पुटअप करी, √2 का स्क्वायर होता है 2, 9/4 -2 किया, सो 9/8, 1/8, 1/4, 1/4 का √2 1/2, देन √2 यहाँ पुटअप कर दिया, देन √2 यहाँ पे पुटअप कर दिया। √2 का क्यूब 2√2 है ना, फिर जीरो, जीरो पुटअप किया तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, 3/2, 1/2 इंटू 3/2, 1/2 इंटू 3/2 तो 3/4 ही होगा। 1/4 -3/4, 1/4 -3/4 क्या होगा, -2/4 यानी -1/4, ये भी करेक्ट है। चलो सेव इट अप टू नाउ एंड देन वी विल सी फर्दर। यहाँ तक सेव करोगे। देखो बच्चों कहाँ पे गलती करी है, हमने इंटीग्रेशन करने में गलती करी है। देखो ध्यान से देखो, देखो ये 2 से 2 तो कट गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन अब हमारे पास ये पार्ट बचा है जिसका इंटीग्रेशन करना है, और ये पार्ट बचा है जिसका इंटीग्रेशन करना है। नो डाउट इसका इंटीग्रेशन तो करेक्ट किया है अपन ने, लेकिन इस पार्ट का इंटीग्रेशन ध्यान से देखो, ये सही है क्या, इस पार्ट का इंटीग्रेशन ये सही है क्या, हम फॉर्मूला भूल गए, 3 दिन की छुट्टी में अक्सर अक्सर हो जाता है ना, 3 दिन की छुट्टी में भूल जाते हैं। सो देखो a² -x² का रूट, इसका इंटीग्रेशन क्या था, उसमें यहाँ पे 1/2 नहीं आता है, x/2 लगता है, x/2 इंटू √a² - x² देन +a²/2 साइन इनवर्स x/a। अब चेक करो हमने क्या गलती करी है, a²/2 साइन इनवर्स x/a तो हमने फॉलो किया है, ये वाला पार्ट तो हमने यहाँ पे फॉलो किया है पूरा अच्छे से, इसलिए इस पार्ट में गलती भी नहीं आ रही, लेकिन ये वाला पार्ट हमने उधर फॉलो किया है क्या, छोटी सी मिस्टेक कर दी, 1/2 लगा दिया, जबकि क्या आएगा, x/2 आएगा, तो इस 1 को x से रिप्लेस करो और आपका आंसर आ जाएगा, बस इतनी सी गलती है ना। चलो आ जाओ, इस 1/2 की जगह x कर दो एक तो इधर जैसे मैं x करूंगा तो जब मैं √2 पुटअप करूंगा तो x की जगह √2 पुटअप होगा, मतलब जब लिमिट लगाऊंगा, ये तो क्या था, स्टैंडर्ड इंटीग्रल का आंसर है। अब इसमें जब डेफिनेट इंटीग्रल की वजह से मैं √2 पुटअप करूंगा तो ये जो 1/2 है ये क्या हो जाएगा, √2/2 यहाँ पे, और इधर भी ये 1/2 क्या हो जाएगा, √2/2, सॉरी 0/2, लोअर लिमिट पुटअप करूंगा ना, एक बार अपर लिमिट, एक बार अपर लिमिट, और एक बार जब माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट। तो यहाँ पे √2 पुटअप कर लिया, यहाँ पे 0 पुटअप कर लिया, 0 पुटअप किया तो ये तीनों ही 0 हो गए, ये भी कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गए, हमने दो तो काट दिए थे, एक को जिंदा रख दिया था, तो ये भी काट दो, ये भी 0 हो गया, मतलब -3/4 है ही नहीं। आगे बढ़ो, ये 1/4 नहीं होगा, ये √2/4 होगा, और आगे बढ़ो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये, 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले कुछ सॉल्व किया क्या अपन ने, तो एक मिनट, ये √2/4 ही रहेगा, ये इसको अपन इससे सॉल्व कर दिया था तो सॉल्व नहीं होगा, ये √2/4 ही रहेगा, यानी कि इस स्टेप का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, सॉल्व किया था हमने इन दोनों को, इस स्टेप में बस इन दोनों को सॉल्व किया था और कुछ भी नहीं किया था, तो वैसे कुछ -3/4 है ही नहीं वहां पे, तो अब सॉल्व क्या करें, 0 है वैसे भी, तो इस स्टेप का कोई मीनिंग नहीं है। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू √2/4 क्या हो जाएगा, ये काम करो पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ इसके बाद अलग से ना, इसके बाद आ जाओ इक्वल टू 2 इंटू √2/4 करो, तो 2 से 1, 2 से 2 टाइम, सो इट इज लाइक √2/2, इट इज लाइक √2/2। आगे बढ़ो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से 1, 2 से 4 टाइम, तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और फिर 2 से उसको मल्टीप्लाई करो, 2 से 1, 2 से 3 टाइम, सो इट इज लाइक -√2/3, -√2/3। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, सो 3 एंड 2 का एलसीएम क्या होता है, 6, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, 9/4 साइन इनवर्स, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये तो वैसे भी एक्सप्रेशन हमारा मैच कर ही गया था, और इन दोनों को सॉल्व करो, तो 2√2/3 में से 3 टू, सॉरी √2/2 में से √2/3, तो 3 एंड 2 का एलसीएम 6, 3 एंड 2 का एलसीएम 6,
2 3 जा 6 होता है तो ये 3√2, -3 2 जा 6 होता है तो 2√2, और 3√2 में से 2√2 जाएंगे तो +√2 बचेगा, +√2/6। ये हमारा फाइनल आंसर है, +√2/6। दिस इज अवर फाइनल आंसर, यू कैन मैच द आंसर। ठीक है, चलो गलतियां होनी अच्छी बात है। अब जैसे जो गलती हम यहाँ पे करेंगे तो हमको थोड़ा सा एग्जाम में याद रहेगा कि जल्दीबाजी में हम 1/2 ना लिखें, ये एक्स आएगा यहाँ पे, x/2। स्टैंडर्ड इंटीग्रल के आंसर में उधर a²/2, यहाँ पे x/2। ठीक है, तो हमने 1/2 लिख दिया, उसकी वजह से सारा कवर हो गया। बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी जो भी हमने किया है करेक्ट है, बिल्कुल फाइनल आंसर है ये इसका। इसमें हमने इसका 2 गुना भी साथ के साथ ही कर दिया। दैट मीन्स अगर हमने इसका 2 गुना साथ के साथ कर दिया, 1 सेकेंड। हाँ, अगर हम इसका 2 गुना साथ के साथ कर दिया, दैट मीन्स ये वाला एरिया भी इसमें शामिल हो गया। ये वाला एरिया साथ में ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया इसमें शामिल हो गए। ऐसा नहीं कि ये निकाल के आप अलग से ही निकालने बैठे, ये एरिया भी इसमें शामिल हो गया। ये पूरा एरिया हमने निकाल दिया, ये वाला OBCDO, ये पूरा एरिया जो भी हमने अभी आंसर निकाला। ठीक है, फाइन। तो चलिए आज एक ही क्वेश्चन कर पाए, बिकॉज इंट्रोडक्टरी पार्ट था तो पहले इंट्रोडक्शन भी सीखा, एंड पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा अच्छा आ गया। दैट्स अवर फॉर्च्यून आई मस्ट से, या अनफॉर्च्यून, वो हमारे ऊपर है कि भाग्य समझे कि दुर्भाग्य समझे। कुल मिला के अच्छा क्वेश्चन है पहला, ओके ना। अब बाकी के क्वेश्चन करीब करीब, और इस एग्जाम में बेटा सारे के सारे क्वेश्चन ही तगड़े हैं। तगड़े का मतलब ये है कि कैलकुलेटिव हैं, तो इट विल टेक टाइम एंड इट विल ऑल्सो कंज्यूम लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो अच्छे से इनको सॉल्व करना है। अब बाकी के क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से। टोटल कितने हैं? ठीक है, 4 5 ही, ज़्यादा नहीं है। तो कल की तारीख में या 2 दिन में इसको खत्म करने, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो देखते हैं कितने दिन में होता है। कल अपन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसको करेक्ट कर लेना 8.2 का फर्स्ट में जो भी आंसर आ रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।